अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़य्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और ख़बर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और हम सब की दुआ है आपके लिए, पूरी कौम के लिए, कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बायस बने और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लाए। अखबारात की हेडलाइन देखते हैं कि वो अखबारात ने एक इशू को या दो इशू को या मुख्तलिफ इशूज़ को किस तरह देखा, पहले वो शेयर करते हैं आपसे। तमाम तर क्या सराइयाँ दम तोड़ गई। इत्तफाक राय से वजीर आजम ऑफिस ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का DGISI नोटिफिकेशन जारी कर दिया और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह आज के कौमी अखबारात की सुर्खियों की जीनत है। रोजनामा दुनिया की सुर्खी के अल्फाज हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम 20 नवंबर से DGISI, वजीर आजम ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। इसी खबर को रोजनामा एक्सप्रेस ने कुछ इस अंदाज से पेश किया। नदीम अंजुम DGISI तैनात, नोटिफिकेशन जारी, 20 नवंबर से 4 संभाल लेंगे। रोजनामा जंग की सुर्खी के अल्फाज हैं, जनरल नदीम ISI चीफ, नोटिफिकेशन जारी। वजारत दिफा के समरी में नामजद तमाम फौजी अफसरों के वजीर आजम ने इंटरव्यूज किए। तर्जुमान PM ऑफिस। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में दूसरी फतह को रोजनामा नवाए वक्त ने हाईलाइट किया। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर भागने वालों की पिटाई, शाहीनों ने कीवीज को भी पिछाड़ दिया और पाकिस्तान की फतह पर रोजनामा पाकिस्तान ने दिलचस्प सुपर लीड लगाई। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को मुकम्मल सिक्योरिटी दे दी, कीवीज को 5 विकेटों से शिकस्त। अंग्रेजी अखबारात में दी न्यूज की लीड स्टोरी है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम नोटिफाइड एज न्यू DGISI। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ISI सरबराह की तैनाती को मेन स्टोरी के तौर पर लिया। PM अप्रूव्स न्यू DGISI's अपॉइंटमेंट। डॉन अखबार की टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं, स्टैंड ऑफ ऑन ISI चीफ एंड्स, अंजुम नेम्ड न्यू स्पाई मास्टर। डेली टाइम्स ने भी DGISI की तैनाती को हेडलाइन में लिया। PM अपॉइंट्स लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम एज न्यू DGISI नोटिफाइड। द नेशन ने इसी इशू को फ्रंट पेज पर नुमाया तौर पर शाया किया। PM इमरान खान नोटिफाइज लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम एज DGISI। ये थी जी अखबारात की हेडलाइंस और हमारे प्रोग्राम का रनडाउन आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। DGISI की तकर्रुरी, वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब और मुआशी पैकेज। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ फतह। मकबूजा कश्मीर भारतीय फौजी तसल्लुत पर यौम स्याह। और इसी हवाले से मुख्तलिफ अखबारात के इदारिये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आज के प्रोग्राम में रोजनामा डान में जाहिद हुसैन साहब का कालम स्टेट ऑफ सरेंडर ये भी शामिल है और टॉप ट्रेंड पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल तो पाकिस्तानी उनको वैसे शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें पाकिस्तानी टीम का कि वो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारी दिल की धड़कन है कि नहीं है। जैसे धड़कन ऊपर होती थी, नीचे होती थी, और उसके बाद वो जब मैच जीते तो वो पंजाबी कहते सांस सूख गए, ये इसने मुझे शफीक ने ये टर्म दिया कि सांस सूख गए सन, लेकिन फिर हम उससे बाहर निकल आए। दूसरे सांस सूखे हैं कल उन लोगों के जो ये समझते थे कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान का जो है बड़ा गैप बन गया है और रोज़ वो एक ख्वाब देखते थे, रोज़ सोचते थे, लेकिन ये सारी क्या सराइयाँ कल ख़त्म हो गई। एक रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूँ, फिर मैं आपसे उस पर कॉमेंट्स लूँगा। वजीर आजम हाउस ने DGISI की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DGISI तैनात किया गया है, जबकि वजीर आजम ने DGISI की तकर्री की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन का इत्तलाक 20 नवंबर 2021 से होगा और मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद 19 नवंबर तक फराइज अंजाम देंगे। तर्जुमान वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान से आर्मी
चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की, जो ISI चीफ की कमान की तब्दीली के वक्त से मुतालिक जारी मुशावरती अमल का हिस्सा थी। तर्जुमान ने बताया कि मुशावरती अमल में वजारत दिफा से अफसरान की फहरिस्त मौसूल हुई और वजीर आजम ने तमाम नामजद अफसरान के इंटरव्यूज किए। तर्जुमान वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान मुशावरत का फाइनल राउंड हुआ और तफसीली मुशावरत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की बतौर DG ISI तकर्री की मंजूरी दे दी गई। जी, ये थी रिपोर्ट और हमारे साथ मौजूद हैं जनरल नईम खालिद साहब और हमने कहा दिफाई तज्ज़िया निगार भी है, तो मैं कह उनसे ज़रा इस सूरत हाल पे बात कीजिए। सर, नोटिफिकेशन जारी हो गया, मामलात सेटल हो गए या नहीं, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल सही है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मेरा ख्याल है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी ये दिखा दिया कि जी और सही तौर पे कि अल्टीमेटली उनका इस्तेकाक है कि वो अपने नोटिफिकेशन के जरिए अपॉइंट करें DGISI को, और जो आर्मी चीफ का इस्तेकाक है कि उनकी जो रिकमेंडेशन है उसको ऑनर किया जाए। तो दोनों बातें हो गई। उन्हीं को लगाया गया जो कि आर्मी चीफ चाह रहे थे, और उस वक्त लगाया गया जब प्राइम मिनिस्टर ने चाहा। तो मेरा ख्याल है कि मामला बिल्कुल सही तौर पे हल हो गया, और जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि पता नहीं क्या होगा और मामला ऊपर नीचे हो जाएंगे और कौन कैसा महसूस करेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो सब चहमगोइयाँ जो है वो दम तोड़ गई। हाँ, ये जरूर है कि जो डिले हुआ है इसके मुहर्रकात में एक बड़ा मुहर्रक मेरी नज़र में जो हमारे इर्द गिर्द की स्ट्रेटजिक सूरत हाल है, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल है और अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। अभी सऊदी अरब का दौरा हुआ है, फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान गए थे। तो ये सब ऐसी चीज़ें थी जिसमें शायद ये ज़रूरी था कि जो पहले DGISI है, चूँकि वो इन सारे मामलात से पहले से डील कर रहे थे, इसीलिए आपने देखा होगा कि 1 माह बाद की डेट दी गई है तकरीबन कि नए DGISI टेक ओवर करेंगे भी। तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब बात है और उसमें कोई खराबी नहीं, कोई बुराई नहीं, और खैर आफियत से मसला हल हो गया। अच्छा सर, मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ जगहों पे दावा करती फिर रही है कि उसके कोई राब्ते हुए हैं ऊपर, और दूसरी तरफ वो अलन अलान जो है इदारों को उनके खिलाफ बातें भी कर रही है। तो सर ये क्या आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो मालूम, ये तो वो सब जानते हैं कि कौन सी पार्टी है जिसके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं होते या जो कोशिश नहीं करती कि एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हों, और इसमें बुराई भी कोई नहीं है। बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी से होता है, और वो सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपस में गड़बड़ हुई होती हैं, मिली हुई होती हैं। तो इस सिलसिले में तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि अगर प्योर पॉलिटिकल मामलात में इस किस्म के बातें हो तो फिर साफ ज़ाहिर है कि वो थोड़ा सा अचंभे की बात है। तो मेरा ख्याल है कि जिस पोजीशन में। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप की सारी ज़िंदगी जो है वो गुजरी है फ़ौज में और आपने कौम की खिदमत की है मुख्तलिफ़ ओहदों के ऊपर, और आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। ये जो एक बयानिया बनाया जाता है कि जी हम पूरी फ़ौज को कुछ नहीं कहते, हम तो ऊपर के लोग जो हैं उन्हें तनकीद करते हैं, तो ये क्या साइंस हुई सर? इस पर ज़रा मैं कमेंट चाह रहा था। हाँ जी, ये बातें वो लोग करते हैं जो फ़ौज के नया स्ट्रक्चर को समझते हैं, ना फ़ौज की हैयत को समझते हैं कि एक जनरल जो है वो सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है, PMA से रगड़ा खा के और पूरा अपने कैरियर में मुख्तलिफ मराइल से गुजर के जनरल बनता है, और उसका जितना इंटीग्रेशन होती है, जितना उसका ताल्लुक होता है अपने जवानों के साथ, अपने जूनियर ऑफिसर्स के साथ, जिस तरीके से ये शीरो शक्र होते हैं, इनको अंदाजा नहीं है इस बात का। इनका ख्याल ये है कि शायद अलग किया जा सकता है, टुकड़ों में बांटा जा सकता है। ये किसी सूरत में मुमकिन नहीं है, और उनकी कोता अंदेशी के अलावा इसका और कोई मकसद नहीं है। शफीक साहब, क्या कहते हैं, नईम खालिद साहब लोधी कहते हैं कि ये उनकी कोता नजरी है कि उन्हें ये समझ नहीं आती कि एक तरफ आप कहते हैं जी हम तो सिर्फ एक बंदे को कर रहे हैं, तो अगर आप घर के सरबराह हैं और आपको कोई बुरा भला कहेगा तो पूरे घर को बुरा भला कह रहे हैं ना। वो ये तो नहीं कोई कहेगा जी मैं शफीक अवान को बुरा भला कह रहा हूँ, आपके घर को तो नहीं कह रहा। बिल्कुल, ये ठीक आपने पॉइंट आउट किया है कि जब आप किसी सरबराह को या किसी भी
महकमे के किसी भी इदारे के सेगमेंट को करते हो तो आपका जो हदफ होता है वो उसका चीफ ही होता है। और फिर देखें ये अपना बड़ा अच्छा हुआ कि DGISI की तकरीरी होगी। हम इस प्रोग्राम में कहते रहे कि एक प्रोसीजरल उसमें डिले है और वो ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर का एक अपना प्रोरेगेटिव है और वो उसमें उन्होंने इस्तेमाल किया। अब देखें ना, ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये इनके एक डे वन से नारा होता था जी सिविल सुप्रीमेसी। अब सिविल सुप्रीमेसी की बात तो करते हैं लेकिन इनके अपने देखें किस अमल कितना करते हैं। कल आर्मी चीफ की मुलाकात हुई अपना प्राइम मिनिस्टर साहब से, तवील मुलाकात हुई और उसमें फिर उन्होंने सारा ये जो 2-4 उम्मीदवार थे उनसे मिले वो, और फिर ये अपना प्राइम मिनिस्टर की यानी सिविल जो है सुप्रीमेसी की बात मानी गई और आर्मी चीफ ने भी उसको अप्रिशिएट किया। और माजी में क्या होता था कि भाई आपको पता है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, और ये प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सिविल सुप्रीमेसी को बहाल किया है और आर्मी चीफ ने उनकी बात सुनी और दोनों ने एक पेज पे, वो जो कहते हैं ना पेज फट गया, पेज ये हो गया, पेज रफ हो गया, दोनों ने मिल बैठ के ये सारा तय किया। ठीक है। और ये सबसे बड़ी जिसमें जो खूबसूरती नजर आई है जमहूरियत की, वो उसमें सिविल सुप्रीमेसी बहाल हुई है और आर्मी चीफ ने और दोनों ने मिल के ये किया है। मेरे ख्याल में इसका आउटकम सबसे मेरे नज़दीक ये है। ठीक है। सलमान, जो नईम लोधी साहब ने, खालिद लोधी साहब ने जो बात की वो ये कहा कि देखें वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक था जो उन्होंने इस्तेमाल किया, आर्मी चीफ का इस्तेहकाक ये था कि वो मुशावरत में वो बताएंगे भाई मुझे ये टीम मैंने लेनी है, या हम इस, जाहिर है उनको पता है कि उन्होंने किस तरह किससे काम लेना है, तो इसको इतना ज़्यादा वो किया गया। कौन लोग हैं जो ये इस तरह के मामलात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और क्या उनके मकासद होते हैं? देखिए इसार साहब, एक तो ये है कि आपकी अपोजिशन जमातें जो है ना, हमेशा से सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के अंदर कोई दरार आ जाए ना, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से मीडिया में मौजूद जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अपोजिशन के साथ जुड़े होते हैं, उनको भी इस मौके की तलाश होती है। और फिर वैसे भी हमें खबर बनाने की बड़ी शौक होती है, खबर हो या ना हो, लेकिन हम अपनी ख्वाहिश जो है उसके ऊपर गालिब करने की कोशिश करते हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इस DGISI की तकरीरी के ऊपर जिस तरह से हमने सिविल मिलिट्री डेफिसिट क्रिएट करने की कोशिश की और कहा कि जनाब दो फरीक एक दूसरे के बिल्कुल मद्दे मुकाबले आ गए हैं, एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए हैं, उन्होंने तलवारें उठा ली हैं एक दूसरे के खिलाफ। और जनाब देखिए, जनरल नदीम अंजुम साहब की तकरीरी नहीं होगी, किसी और की तकरीरी होगी, अच्छा जी वो फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा। यानी जितना सियासी प्रोपेगेंडा और उसके अंदर से इनकलाब निकालने की कोशिश की और जिस तरह से टकराव की कैफियत पैदा करने की कोशिश की, और यहाँ तक हमारे बहुत सिक्का बंद दानिश्वर हजरात जो हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जनाब एक दूसरे से वो कलाम करने तक के लिए तैयार नहीं है। यानी अंदाज़ा लगाएं आप। और ये बात हम बार बार कहते रहे हैं कि जनाब देखिए, जब DGISI की तकरीरी होगी फाइनली नदीम अंजुम साहब के नाम पर ही इत्तफाक होगा। बिल्कुल सही। क्योंकि मशावरत के साथ जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो फिर आप वही होंगी जो पहले से तयशुदा थी। अब होता क्या है कि जब आप अपने पॉलिटिकल एम्बिशियस जो है, अपने पॉलिटिकल अज़ाइम जो है, उसको बुनियाद बनाकर अपनी खबर को निकालेंगे, तबसरे को निकालेंगे, तज़किये को निकालेंगे, सियासी तकरीरें करेंगे। अब आप निकालें ना वो सारी फुटेज सारी की सारी जो जिस अंदाज से हमारी अपोजिशन जमातों ने उसको बिहेव किया, तो आप और हमारे मीडिया के लोगों ने बिहेव किया, और अब उसमें से निकला क्या? यानी कल DGISI की तकरीर के नोटिफिकेशन के बाद जो सबसे बड़ा सदमा पहुंचा है उसी मीडिया ब्रिगेड को पहुंचा है ना, जो इसके अंदर से कोई इनकलाब निकालने की कोशिश कर रही है। तो मैं ये समझता हूं कि बड़े अच्छा हो गया ये मामला, अफाम तफहीम से हल हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन जैसे शफीक ने कहा कि वो जो प्रोसीजरल था प्रोसेस, उसके अंदर वो डिले हुआ। लेकिन ये अब आप कोई कहे ना कि जी वो सफ़ा एक नहीं है, किताब भी फट चुकी है और ये जनाब इसके अंदर से इनकलाब आ रहा है, अभी फौज जो है वो पता नहीं क्या कुछ करने वाली है, इमरान खान साहब से नाराज़ हो गई है, वज़ीर आज़म साहब एक जगह पे मौजूद है, DGISI फला जगह पे मौजूद है, फला उधर मौजूद है, मेरा ये सारा इसमें से कुछ ये ख़त्म हो गया। अच्छा, जब नून लीग इस सारी चीज़ पे ख़ास करके मरियम ने नाम लेके फैसलाबाद के जलसे में तकरीरियों के हवाले से बात की, जावेद लतीफ़ ने तकरीरियों के हवाले से नाम लेके बात की, तो उस मौके पे जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ साहब उन्होंने क्या कहा, वो एक मैं क्लिप आपको दिखाता हूँ। किसी भी मुल्क के दिफा के लिए, उसकी सलामती के लिए, उसके अमन के लिए एक मजबूत फौज, एक प्रोफेशनल फौज, पेशा वराना फौज एक लाज़िम मलज़ूम है, जुज़्वे ला यनफक है कि एक किसी भी मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की दफा और उसके अमन सलामती के लिए हमारी एक मजबूत फौज, एक प्रोफेशनल फौज एक बुनियादी बात है। और लिहाजा इदारे के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर्स होना ये उसको इदारे की रूटीन का काम है, उसमें हमें किसी को इंटरफेयर करने की ना कोई जरूरत है, ना होनी चाहिए, ना कभी हुई। अच्छा जी खालिद साहब,
क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब का शॉट सुना और आपने बाकी लोगों की भी उनकी गुफ्तगू सुनी होगी, तो शहबाज शरीफ तो ऐसा लगता है कि एक लाइन ले चुके हैं। देखिए, एक तो राणा साहब ये है कि जिस तरह पिछले कुछ अरसे से हमारे कौमी अखबारात के अंदर, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया पर और उसके बाद हमारी सियासी जमातों ने जिस तरह जलसों के अंदर जो कौमी सलामती के अदारों के हवाले से जो हज़ार ख्याल हो रहा था, वो बदकिस्मती से नहीं होना चाहिए था। और ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन दिया है DGISI की तकर्री का, तो इससे यकीनन जो ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि नून लीग के अंदर जो मीडिया ब्रिगेड है, उनकी जो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ पिछले कुछ अरसे से चल रही थी, अब वो कुछ अरसे के लिए आर्जी तौर पर जो है वो बंद हो जाएंगी। अभी नई फैक्ट्रियाँ बनाने में अभी कुछ टाइम लगेगा, वक्त जो है ना लगेगा। और इस मीडिया ब्रिगेड के जो सबसे बड़े सरखेल थे नजम सेठी, उनकी मैं सिर्फ आपको बात एक बताना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो है वो अलविदा कह दिया कि इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है, नून लीग के साथ डील हो चुकी है, और बाकी यहाँ तक कि उन्होंने मशवरा दे दिया इमरान खान साहब को कि वो असेंबली तोड़ दें। यानी देखिए कि ये कहाँ तक जो है ये मीडिया ब्रिगेड जो है वो जा चुका था। और ये कुछ लोग बदकिस्मती से हमारे मीडिया के अंदर भी ऐसे हैं जो अदारों के दरमियान तसादम चाहते थे। बिल्कुल सही, और अब ये जो इस हवाले से उनकी ख्वाहिशें थी वो इस नोटिफिकेशन से खत्म हो गई। सर ये बताइए, अब ये तो अभी इन्होंने कहा ना कि ख्वाहिशें खत्म हो गई हैं, ख्वाहिशें कहाँ खत्म होती हैं सर? अब कोई ये खत्म हुई तो कोई दूसरी पैदा कर लेंगे। अब ये अगला एजेंडा क्या होगा इस मीडिया ब्रिगेड का? तो ना मैं सारे हम सब नजम सेठी साहब से ताज़ियत करते हैं कि उनकी चिड़िया जो है ना फौत हो गई, फौत नहीं हुई, वो फरार हो गई है, गुमराह भी हो गई है, गुमराह होकर फरार हो गई है। और अब हमें ये वो तलाश जारी है कि वो चिड़िया किस छज्जे पे जाके बैठ गई है। चिड़िया को अगर चिड़िया को रावण से निकालेंगे तो फिर ही कोई बेहतर बात करेंगे। नहीं, वो चिड़िया ही वहां से उड़ गई है। और नजम सेठी साहब देखें होता क्या है, हम अपने अंदर के बुग़्ज़ जो है ना उन्हें खबरों की शक्ल दे देते या ख्वाहिश को। मैं बार बार इस प्रोग्राम में एक जुमला दोहराता हूँ कि ये हम प्रोग्राम में जो लोग बैठे हैं हम सारे जर्नलिस्ट हैं और प्रैक्टिकल प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जब कोई बात कोई बंदा कर रहा होता है तो उसके पीछे जो चीज़ें चल रही होती हैं वो क्या होती हैं। नजम सेठी साहब को बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे इस हुकूमत के साथ उनके जो है ना तकलीफ़ें हैं। तो इन सारे हालात के अंदर नजम सेठी साहब का तो बस नहीं चलता, अदरवाइज़ वो रात को सोएं और सुबह उठे तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो और रायविंड में उन्हें बुला के अपने कमरे में बिठा के नाश्ता करा रहे हो। लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकल सकता है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ फैक्चुअल पोजीशन होती है वो कुछ और होती है। राणा साहब, सबसे बड़ी जो उनको मायूसी है वो उनकी अपनी बेरोजगारी जो हुई है नून लीग की हुकूमत खत्म होने वो है। उसके बाद उनकी बांजी जो है वो स्टेट मिनिस्टर थी, ये भी उनको एक मायूसी है। तो उनकी जो अहलिया मोहतरमा है वो पंजाब असम्बली की जो है वो MPA हैं, उनको कोई बड़ा ओहदा नहीं मिल सका, तो इसलिए ये इस तरह की उनकी अपनी मायूसी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, वज़ीर आज़म का जो सऊदी अरब का दौरा है उस पर बड़ी वो सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं एक ट्वीट जो है वो आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, फवाद चोई साहब का है। वो कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, सऊदी अरब अनाउंसमेंट स्पोर्ट्स पाकिस्तान विद $3 billion एज डिपॉजिट इन द पाकिस्तान सेंट्रल बैंक एंड आल्सो फाइनेंसिंग रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट विद $1.2 billion ड्यूरिंग द ईयर। अब आपका की है ये एक अगर $3 बिलियन हमारे तो सेंट्रल बैंक में आते हैं तो डेफिनेटली इकोनॉमी भी बेहतर होगी। और ज़रा डॉलर पे क्या इम्पैक्ट बनेगा? देखिए राणा साहब, एक तो यह है कि ये जो फैसिलिटी सऊदी अरब की तरफ से $3 अरब की पाकिस्तान को दी गई है, ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार 2018 में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जो रिक्वेस्ट पर सऊदी अरब ने हमें $3 अरब की इस तरह की फैसिलिटी दी, और $3 अरब का जो मौखर पेमेंट्स पर अदायगियों पर जो आयल की फैसिलिटी थी वो दी। और अब भी ये जो $3 अरब की जो फैसिलिटी हमें दी गई है, जो स्टेट बैंक में ये पैसे ये डॉलर्स जमा होंगे, तो इससे यकीनन डॉलर के ऊपर जो दबाव, रुपए के ऊपर जो डॉलर का दबाव है वो उसमें जो है यकीनन इसमें कमी आएगी, और इसका जो है फिर असर जो है कीमतों पर पड़ेगा और आम आदमी को भी इसका रिलीफ मिलेगा। बहुत ठीक है। अच्छा सर, शफीक साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ज़रा आप मुस्कुराना शुरू कर दें।
टॉपिक आपका टॉपिक जो है वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं बरसद एहतराम ये आपसे कहता हूँ आप भी वैसे शरारत करते हैं, पहले टॉपिक भी उठाते हैं फिर उनसे बस रिक्वेस्ट भी करते हैं। ये टॉपिक शफीक अवान का होता है, लेकिन हमें भी कुछ थोड़ा सा मौका मिलता है काम करने। एक्चुअली आप सारे जो है ना, आप ज़हीन लोग हैं। शफीक अवान का मोढा मजबूत है, आप उसके मोढे पे रख के गोली चला देते हैं, ठीक है ना। नाम शफीक अवान का होता है, हिस्सा सारे सूरत हाल ये है सलमान कि मुस्लिम लीग नून को कल मैं वॉच कर रहा था मुख्तलिफ चैनल्स पे, शफीक मेरे साथ इन टच था और हम मुसलसल आपस में चीज़ों को कर रहे थे। एक जगह ज़ुबैर साहब ने कहा कि जी हमारे तो राब्ते हो गए नवाज शरीफ के। जब उनसे कहा कि किससे हुए हैं तो उन्होंने घबरा के कहा नहीं अवाम से हुए हैं। इसका मतलब है अवाम से राब्ते उनके टूटे हुए थे। दूसरे फिर जावेद लतीफ़ उन्होंने अपने दुनिया टीवी के प्रोग्राम में कहा कि जब उन्होंने कहा कि जी आपको शोकाज नोटिस हुआ है और आपके सदर ने कहा है कि इस इशू पे बात नहीं करेंगे, जो करेंगे वो हम में से नहीं। उन्होंने कहा जी मैं किसी शोकाज नोटिस को नहीं मानता और उनका जी मेरे लिए पाकिस्तान पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। तो वहाँ पे जो पीटीआई की रुकन थी उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान पहले तो आपने ये क्यों कहा था कि मरियम को कुछ हुआ तो पाकिस्तान नहीं खपेगा, तो क्या मरियम पाकिस्तान से भी आगे? शफीक साहब योर टेक कि मुस्लिम लीग नून एक मुनाफकत का शिकार हो चुकी है और इस मुनाफकत के गड्ढे के अंदर खुद गिर पड़ी है। अब देखें ना, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि सहूलत मुस्लिम लीग नून से बात वो कहते हैं यार हमारे सहूलतकार हैं इस्टेब्लिशमेंट को मिलवाने में। मैंने कहा यार आपने देखा एक तरफ वो कह रहे हैं हमारी मुलाकात हो गई, ये तासुर दिया बार बार। जब पूछा एंकर ने कि भाई आपके एस्टेब्लिशमेंट से रब्ते, उन्होंने कहा हाँ हुआ। फिर उनका एक मोबाइल देखा, कोई मैसेज आया, फिर उन्होंने कहा नहीं वो आवाम से रब्ते हुए। अच्छा, यानी ड्यूरिंग प्रोग्राम? हाँ ड्यूरिंग प्रोग्राम मैं देख रहा था, उन्होंने देखा मैसेज आ गया होगा ना कि कर रहे हैं यार तुम। हाँ, तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई नहीं हमारे आवाम से रब्ते हैं। अली नवाज वहाँ थे, अली नवाज काफ़ी उनको अपना क्लास ली कि भाई आप कहीं रुक जाए ना, ये बात तो ना करें। फिर एक और प्रोग्राम में उनसे कहा गया कि भाई मुस्लिम लीग नून के अंदर जो डिवीज़न है, उन्होंने बरमला कहा, एडमिट किया कि हाँ डिवीज़न है, उसमें ख्वाजा आसिफ थे, राना तनवीर थे, उन्होंने कहा डिवीज़न है और यही कन्फ्यूजन जो है ये मुस्लिम लीग को आगे नहीं बढ़ने दे रही और इस कन्फ्यूजन को दूर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। फिर उन्होंने फिर अपना ये अब देखा ना, आपने ये कहा कि ये मुस्लिम नून के अंदर क्या हो रहा है। पहले हम इस प्रोग्राम में बातें करते हैं, ये क्रेडिट इस प्रोग्राम को जाता है कि हमने ये 3 माह पहले ये शुरू किया था कि इनके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। बाकी प्राइवेट मीडिया करता था, लेकिन प्राइवेट मीडिया के अपने इंटरेस्ट होते हैं तो वो इस तरह वो खुल के बात नहीं करते। अब ये है जो वो लोग जो कहते हैं कि नहीं भाई सब ठीक है, अब वो भी खुल के इसमें सामने आ रहे हैं। शहबाज शरीफ का भी अपने शॉट चलाया है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग नून ना अंदर लगता है जिस तरह अपना शीन नून, अब ये तो पता नहीं कितनी शीनें कितनी नूनें निकलेंगी। अली नवाज अवान साहब जो है मुआवन खुसूसी वज़ीर आज़म के, वो हमारे साथ हैं। तो मैं कहा ज़रा, क्योंकि जी। आपने बताया कि वो कल प्रोग्राम में थे, तो मैं उनसे ज़रा बराह रास्त बात करते हैं। अली नवाज साहब, कल के प्रोग्राम में आप भी मौजूद थे जब ज़ुबैर साहब ने कहा कि हमारे राब्ते हैं और उसके बाद वो मुकर गए, तो ये हुई क्या बात थी सर? जी कोई इस तरह की बात नहीं है कि वो कंफ्यूजन का शिकार होगी। इनकी जो पूरा नजरिया है वो ये है, ये करते क्या, ये मुज़ाहमत करते हैं, ये मुज़ाकरात करते हैं, ये मुफाहमत करते हैं और आखिर के आगे अंदर अपने जो मुनाफकत है वो दिखाते हैं। इस सारी जो सियासत है वो मीन के इर्द गिर्द घूमती है। आप इसे मुफाहमत, मुज़ाकरात, इसके बाद आप ले जाते हैं सारी चीजों के ऊपर कि हमने इसके बाद बहुत ज्यादा मुज़ाहमत करनी है। उसके बाद हम कहते हैं ओके जो भी मर्जा है कि आखिर में आके मेज और कुर्सी चाहिए, बाकी सारी चीजें पीछे। अच्छा सर, मैं मौजू से हट के एक सवाल कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम महंगाई ख़त्म करने के लिए रिलीफ पैकेज देंगे और गरीब आदमी को इस महंगाई के अंदर सब्सिडी देंगे। वो कब शुरू होगा सर? आवाम देख रही है आपकी तरफ। अगले महीने पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर KPK हम पहले अनाउंस करते हैं, सेहत सहूलत कार्ड 10 लाख लोगों के लिए 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस हर पंजाब और इस्लामाबाद के शहरी के लिए अवेलेबल होगी। और उसके बाद अगले महीने ही हम एहसास कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके अंदर 5 बेसिक चीजों के ऊपर आपको सब्सिडाइज रेट पे चीजें मिलेंगी। वो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ यूटिलिटी स्टोर, आपने जाना है बहुत सारे स्टोर होंगे, उनके अंदर से आपने अपना एहसास कार्ड देना है जहाँ वो 5 होगा और उसके आपकी 5 सब्सिडाइज चीजें मिल जाएंगी जिसमें घी, आटा, चीनी, इस तरह के जो बेसिक चीजें, दालें
वो अवेलेबल हो। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, मुस्लिम लीग के हवाले से ये जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है, शफीक साहब का कहना है कि हमने पहले हाईलाइट किया था कि तकसीम बढ़ रही है और फिर उसके बाद बाकी मीडिया ने उसे फॉलो किया। कल के जो मुख्तलिफ बयानिए सामने आए उसके बाद तो मैं एक और बार नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मुस्लिम लीग तकसीम नहीं हुई, मुस्लिम लीग खो गई है। उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि हम खड़े किसके साथ हैं। देखिए एहसास साहब, वो जुमला बड़ा मशहूर है ना, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। हाँ, ये मुस्लिम लीग नून जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो दस्तों गिरेबां हुई है, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि अब कोई किसी का सहारा बनने के लिए तैयार नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए ना कि मुस्लिम लीग का सदर हो और उसकी बेबसी ये हो कि वो एक नोटिस जारी करे जावेद लतीफ़ साहब को, और वो डंके की चोट पे नोटिस का जवाब ना दे, और जवाब ना देने की वजह उसके पीछे मरियम नवाज की थपकी हो और वो कहे कि तुमने जवाब नहीं देना। और कल जो आपने अभी कहा शॉर्ट कि उन्होंने कहा कि मैं कोई पाबंद नहीं हूं, यानी पार्टी है या ये क्या चीज है, ये कौन सा निजाम चला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि आप अपने ही पार्टी के अंदर एक रुकन जो आपकी रिट को चैलेंज करता है, आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आपके हाथ बंधे हुए हैं। एक बात। दूसरी बात देखिए, मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल है ना जी, वो एक बड़ा तजर्बाकार है। आपको पता है पिछले 30 वर्षों से उसने पाकिस्तान के अंदर जो सहाफत की है, सियासत की है और उसको सहाफत के साथ जोड़ा है। अब एक पूरे मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत अपने जो मुस्लिम लीग नून के मीडिया ब्रिगेड है उनकी मदद से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब लंदन में जनाब इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो है वो नवाज शरीफ साहब की मिन्नतें कर रहे हैं, उनसे राब्ते कर रहे हैं, और जनाब मामला तय हो चुके हैं सारे के सारे। और ये तय हो चुका है कि जनाब मुस्लिम लीग नून अब दोबारा इख्तिदार में आ रही है, इमरान खान साहब को घर भेजा जा रहा है, फौज अपना फैसला कर चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर लिया है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ ये है कि अवाम के अंदर इस तासुर को उजागर किया जाए कि जनाब मुस्लिम लीग नून अभी इख्तिदार में वापस आ रही है और उसके लोग इंटैक्ट रहें, एक बात, और कारकुनों को यह तासुर जाए कि हमारा इख्तिदार आने वाला है, और मुगालफीन के अंदर यह तासुर दिया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो है वो करम करना चाहती है। अब उसमें मैंने कल एक मुस्लिम लीग नून के बड़े हमारे दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा कि भाई ये बताइए ज़रा कि ये सारा जो बयानिए की लड़ाई है वो क्या थी? तो उन्होंने कहा कोई बयानिया शानी की तो कोई लड़ाई नहीं है, तो सारी इख्तिदार की लड़ाई थी। तो मैंने कहा फिर आप बतौर जर्नलिस्ट पहले कौम से माफ़ी मांगेंगे 3.5 साल जो आपने बयानिए की लड़ाई यहाँ पे टीवी पे लड़ी है? तो वो मुस्कुरा दिए। देखिए सारी की सारा ये जो खेल मुस्लिम लीग नून के अंदर हो रहा है, मोहम्मद जुबैर क्या चीज़ है मुझे बताइए। कल जुम्मा 4 दिन पहले वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने, सारी मुस्लिम लीग के जो नजरियाती लोग हैं वो पीछे चले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सारी लड़ाई का नुकसान अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून को हो रहा है, और उसकी बड़ी वजह शहबाज शरीफ साहब का कमजोर होना है, क्योंकि वो एक बड़ा स्टैंड लेने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। राना साहब, आप प्रोग्राम से पहले खबर का जिक्र कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के हवाले से, बड़ा इसरार किए बताएं कि आपने कहा मैं प्रोग्राम में बताऊंगा, तो वो कर दें इंकशाफ क्या है? तुमसे सीखा है, ब्रेकिंग न्यूज़ को रखो जब तक उसकी अहमियत ना बन जाए। हुआ ये कि फैसलाबाद का जो जलसा था वो जमीयत अहले हदीस के ज़ेर एहतमाम था। सारा इंतज़ाम उन्होंने किया, खर्चा सारा उन्होंने किया, एक एक पाई उन्होंने खर्ची। फिर वो खालिद साहब ने बताया था कि अपने मदरसे जितने थे उसके सारे लोगों को जलसा उन्होंने भरा। उसके बाद जब जलसा भर गया, स्टेज बन गया, सारा माहौल बन गया, तो नून लीग के लीडरशिप जो थी वो आ गई। आने के बाद उन्होंने स्टेज के ऊपर अपना कंट्रोल करने की तो उसके ऊपर जमीयत अहले हदीस के जो वहाँ मुंतज़मीन थे उन्होंने रिएक्ट किया, और यहाँ तक किया कि राना सनाउल्लाह को स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया और सख्ती से मना कर दिया। अब आगे एक और बात बताऊं कि वहाँ पे मरियम साहिबा के जो गार्ड हैं उनकी लड़ाई हो गई इंतज़ामिया से, और इंतज़ामिया ने उनके साथ ज़रा थोड़ा मिसबिहेव किया। एक बात और मैं बताऊं कि वहाँ एनी शाहिद का ये कहना है कि कैप्टन सफदर ने एक बंदे को बुला के कहा, माहौल बिल्कुल ठीक था, कैप्टन सफदर ने बुला के एक बंदे को कहा कि आप स्टेज पे जाके फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी करो और चिट लिख के दी कि ये जुमलों की आप कहें, जिसके ऊपर वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने शदीद रिएक्ट किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे। जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं ना शफीक साहब इस जलसे के, वो रंधावा साहब प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि लाइन पे। मैंने कहा मैं ज़रा आपसे कलाम शायर बाज़बान शायर मैं पूछूं, काशिफ नवाज रंधावा साहब हैं जो मौजूद हैं। रंधावा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने तो वहाँ पे जो उनकी रैली भी निकली महंगाई की, उससे भी अलहदगी इख्तियार कर ली, हुआ क्या है सर? बस कुछ नहीं, हमारा जो कि एक हरीफ हैं हम अरसा दराज से मुस्लिम लीग नून के, और हमारे अमर की जमीर जो प्रोफेसर साजिद साहब है
उनका मियां नवाज शरीफ साहब से एक बड़ा अच्छा दोस्ताना मोहब्बत का ताल्लुक है। तो पीडीएम की क़यादत ने जब फैसलाबाद में ये जलसा मरकज़ी में दायरे को दिया तो मरकज़ी में दायरे ने जितना हो सका उसको कामयाब करवाने के लिए मेहनत की और मुझे उसका जो है वो कन्वीनियर लगाया। तो उस जलसे में जब मरकज़ी जमीयत के वर्करों की तादाद जो थी वो मतलब लोगों के बकौल अखबारात के बकौल हमने भी ऑब्जर्व किया वो कम से कम 75% थी। तो मुस्लिम लीग की लीडरशिप जो थी उन्होंने मकामी लीडरशिप के कहने पे वहाँ जमात के क़यादत का और जमात के अहबाब का शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से वर्कर जो हैं वो डिसहार्ट हुए। ठीक है, और यही सबब बना के हमने ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि डिसाइड हो गए, स्टेज के ऊपर बदनज़मी हुई, कोई आपस में लीडरशिप के भी दरमियान हॉट वर्ड्स का तबादला हुआ? के ऊपर मैं समझता हूँ नहीं हुई, स्टेज के नीचे लोगों के चढ़ने पे, और क्योंकि हमने 2 कार्ड जारी किए हुए थे, एक रेड कार्ड एक ग्रीन कार्ड। रेड कार्ड जो था वह वीवीआईपी के लिए था, तो वो हमारी जो यूथ फोर्स के नौजवान हैं जो कोई 600-650 के करीब जिन्होंने सिर्फ स्टेज को कवर किया हुआ था, तो उनसे इनके लोगों की कुछ छोटी सी बदमज़गी हुई कि आपके पास अगर कार्ड नहीं है तो कोई बंदा भी नहीं जा सकता। जो भी इनके लीडर थे आए उनके साथ अजाफी लोगों को हमने नहीं चढ़ने। बिल्कुल ठीक है सर। आखिरी सवाल, जो मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पे महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया, आप उसका हिस्सा नहीं बने बल्कि आपने अलहदगी इख्तियार कर ली? बिल्कुल किए और हम इतवार वाले दिन अपनी जमात की तरफ से निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे वर्कर जो हैं वो उन्होंने पसंद नहीं किया मुस्लिम लीग नून। मुस्तकबिल में अब कोई इम्कान नहीं है कि आप उनके साथ वहाँ पे कोई ज्वाइंट वेंचर करें? फैसलाबाद भी अभी नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया रंधावा साहब, बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, कुछ तफसीलात आपके पास भी होंगी तो मैं कह ज़रा आपकी तरफ। मेरे पास जो तफसीलात हैं वो आपकी खबर का फॉलो अप है, और दूसरा ये जो मसूफ काशिफ रंधावा साहब जो फरमा रहे थे इनके हवाले से, ये काशिफ रंधावा साहब जो हैं ये पिछले इलेक्शन में नून लीग के कैंडिडेट थे वहाँ पर। अच्छा। और ये इलेक्शन हार गए थे और इनके मुकाबले में एक आज़ाद जो उम्मीदवार थे वो इलेक्शन जीत गए, और इनको गुस्सा ये है कि इनको इलेक्शन राणा सनाउल्लाह साहब ने हराया। अच्छा। तो ये भी इनके मसाइल है। लेकिन एक बात और भी है बड़ी अहम, जो बात आप कर रहे थे कि जो कैप्टन को वहाँ नारे जो हैं एक अदारे के एक विंग के सरबराह के ख़िलाफ़ किसने लगवाए, ये दुरुस्त है, आपने दुरुस्त फरमाया कि वो जो है शहबाज शरीफ साहब ने और नून लीग ने ये मुद्दा जो है ये जमीयत अहल हदीस पर डालने की कोशिश की, और आप देखा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं उनका, इनकी तरफ जो उनका इशारा था। लेकिन अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक यह है कि कैप्टन सफदर साहब ने पहले जो चिट थी नारे लगवाने के लिए वो नीचे फेंकी, नीचे जो नौजवानों का जो यूथ के नौजवानों का ग्रुप खड़ा था उनको फेंकी, और ये जाहिद कासमी के हाथ में दी, जाहिद कासमी ने नीचे जो है वो फेंकी। और उसके बाद जो है ये कैप्टन सफदर साहब ने सिर्फ एक नहीं 2-3 लोगों से कहा कि आप ये नारे लगवाएं। फिर जिस बंदे ने ये नारे लगवाए वो उसका नाम है अब्दुल माजिद मुआज। अच्छा। ये यूथ लीग नून लीग यूथ विंग का फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो है बल्कि सिटी का वाइस प्रेसिडेंट है। इसको चिट जो है ना वो कैप्टन सफदर साहब ने दी और फिर उसने ये नारे लगवाए। और इस तरह शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि बाद में जो वजाहतें पेश करते हैं वो वजाहतें मीडिया पर आकर करने की बजाय वो अपनी भतीजी से क्यों नहीं बात कर लेते। बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप जो बाहर आके बात करते हैं आप अपने घर में बैठ के बात कर लें, लेकिन मेरे ख्याल है शायद घर में उनकी सुनी नहीं जाती, तो बाहर तो मीडिया में सुनी जाती है, बातचीत नहीं उनकी ना, बातचीत नहीं है। इस मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये जो सारी सिचुएशन हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ किसी जगह पे कोई स्टैंड ले सकेंगे? अच्छा यार, मैं ना थोड़ा सा मेरा कल से ना वो चेंज हुआ है एक विजन। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गुड कॉप बैड कॉप वाले खेल है ना ये अभी भी जारी है। मरियम नवाज जो है वो बैशिंग करती हैं और शहबाज शरीफ जो है वो कहते हैं नहीं ये ऐसा नहीं है। मुझे तो एक सिंपल बात बता दें कि अगर शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि ये गलत है और वो सदर भी हैं तो क्या वो इतने कमजोर हैं कि जावेद लतीफ, मैं शॉर्ट सुनाता हूँ, एक शॉर्ट सुनाता हूँ, जावेद लतीफ ने क्या कहा शोकाज के हवाले से, एक शॉर्ट जरा मैं चाह रहा था मुझे याद आ गया वो सुनाता हूँ आपको। मेरा शोकाज से ज्यादा मेरा मुल्क है, शोकाज से ज्यादा मुझे
एहतराम है अपने अदारों का, अपनी कौम का, अपने आइन कानून का। ठीक है, मैं उसके लिए खड़ा हूं। मुझे जमात से भी कोई सरोकार नहीं है, मुझे सरोकार तो है किसी डिसिप्लिन के पाबंदी नहीं है। मेरी यार सुन लेना, ये अब सवाल पैदा होता है कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो उन्होंने आपको मुजरिम करार दिया है कि आपने डिसिप्लिन तोड़ा है। वो कहते हैं जी मैं आपके किसी डिसिप्लिन का हिस्सा नहीं हूं, मैं तो पाकिस्तान को वो समझता हूं। तो जब वो कहते हैं मरियम को कुछ हुआ और पाकिस्तान ना खपे तो पाकिस्तान कहां खड़ा होता है? सही बात है। पाकिस्तान की क्या पोजीशन होती है? ये मुनाफकत है। ये लोग एक्चुअली सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी दौलत बचाने के लिए ये सारा ड्रामा कर रहे हो। शहबाज शरीफ इसका हिस्सा है। मेरा चेंज हुआ है कि ये सारा मिल के बैड कॉप वाली हिस्ट्री चल रही है। और ये राणा साहब, शहबाज शरीफ साहब जो गुफ्तगू मीडिया पर आकर करते हैं वो भी सारी स्क्रिप्टेड होती है। और पहले जो है वो मीडिया को इतला दी गई थी कि शहबाज शरीफ साहब इतने बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस इशू पर बात करेंगे, और इस हवाले से उनको जब सवाल होगा तो उस वक्त जो है वो कट जो है चैनल का जो है वो भी अरेंज उस तरह उसी टाइम कट होगा। अच्छा ये बताएं शफीक साहब, आप रिपोर्टिंग करते रहे माशाल्लाह, आप भी करते रहे, कभी आपको किसी ने कहा कि यार ये सवाल मुझसे करना है, जरा प्लीज मेहरबानी? मेरे तो करीब नहीं फटकते थे। अच्छा, लेकिन ना नवाज शरीफ, मैं वायद उनकी बीट में करता था और मैं उनको क्रिटिसाइज करता था, तो मेरे सवाल पे ना वो बिल्कुल अपना तलमला जाते थे। अच्छा, और फिर आपको बुलाना छोड़ दिया उन्होंने? फिर नहीं, जब शुरू में जरा मैं उनको बीट कवर करता था, पुरानी बात है, तो वो मुख्तलिफ जो अपना रिपोर्टर होते हैं उनको ये चिट्ठे देते हैं, तुझे यह सवाल करना है। अच्छा, यानी मिली भगत होती है। एक बार ऐसे हुआ कि मियां नवाज शरीफ की मॉडल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरे दरीना दोस्त परवेज रशीद सारा ये कर रहे थे, तो मेरी बारी नहीं आई और मैं क्या मियां साहब इनको मैंने चिट्ठी दे दो। अच्छा, मियां को तू सवाल कर ला, चिट्ठा करना कर। ठीक है। अच्छा जी, आप सबको मुबारक हो, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की भी मुकम्मल सिक्योरिटी फराम कर दी। ये सिक्योरिटी आज आपने रोजाना पाकिस्तान की लीड के अंदर भी दी है। जी सर, मेरे जज्बात थे। अच्छा, हमारी तरबियत अब इस तरह की हो गई है कि इवेंट हो रहा होता है ना, लोग इवेंट एंजॉय कर रहे होते हैं, हम सुर्खियां बना रहे होते हैं। मैं सुर्खी बना रहा था कि ये पहले मैंने सुर्खी दी कि न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टाइट कर दी, फिर मैं कहा ये ज़रा कुछ थोड़ा सा वो नहीं है, तो फिर सुर्खी दी कि अभी न्यूजीलैंड की जो है मुकम्मल सिक्योरिटी फराम कर दी गई। अच्छा, इसमें फवाद साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, वो ज़रा सुने फिर उसके ऊपर बात करते हैं। असल गुस्से ही मैं न्यूजीलैंड पे था, ये इंडिया तो रास्ते में आ गया। आपने बात की ना सिक्योरिटी की। हाँ जी, सिक्योरिटी हम ग्राउंड के बाहर देख सकते हैं, हमारे जो ग्राउंड के अंदर हमारे जो जाले हैं ना, हाँ, जो हमारे ग्रीन शर्ट्स हैं, वो कोई सिक्योरिटी नहीं देंगे। वो भी दिखाता हूँ, वो उसी तरह मारेंगे आपको, वो दिखाता हूँ। तमाशाइयों ने क्या इस्तकबाल किया न्यूजीलैंड की टीम का, जरा वो भी देखिएगा। फिर आप देखें पाकिस्तान टीम ने एक जाति की है, मुझे बड़ा अफसोस है, वैसे आप भी बड़ा अफसोस है कि ये क्या किया आपने यार। दिखाते हैं अब शाहीन अफरीदी को और हारिस को आगे ले आते हैं। उन्होंने शाहीन अफरीदी की तैयारी की हुई थी, आप हारिस को ले आए। कम से कम यार ये तो ना करें ना। फिर देखें कल की जो कीवीज के जो क्रिकेट बोर्ड था, उन्होंने कहा कि आज की रात पाकिस्तान की थी। आपको मैं कहूँ ये आज रात नहीं, ये सीजन पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। आपको याद होगा न्यूजीलैंड के कप्तान ने कहा था कि इस मैच को बदले के मैच के तौर पे ना लिया जाए। हाँ। कि पहले उन्होंने खदशे का इज़हार कर दिया था कि कहीं आप हमसे बदला लेना चाहते हैं, वो ले लिया हमने। हाँ दिया। देखिए, दूसरी बात यह है कि इस मैच में दो लोग जो है ना, जिनकी सिलेक्शन के ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी, एक वो हारिस रऊफ साहब थे और एक ये जो आसिफ। अच्छा, इन दोनों को कहा गया था कि रेलू कटें, ये नहीं चल पा रहे हैं, नहीं चल पाएंगे, इनको ना शामिल करें। अब आप देखिए, कल जब ये पहले तो हारिस रऊफ ने इंडिया के खिलाफ भी लास्ट 2 ओवर्स किए थे, बड़े शानदार। कल भी उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है, एक बात। और वो जो आसिफ, जिसको कहा जा रहा था कि ये टीम के ऊपर एक बोझ है, कल वो बोझ जो है उसने अपने ऊपर से उतारा है। और बिल्कुल आखिरी लम्हात में जब मुश्किल सूरत हाल थी, लग ऐसे रहा था जैसे शायद मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है, तो उसने वहां पे परफॉर्म किया, एक बात। फिर आप तजर्बा देखें शुएब मलिक का, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जी उनको शामिल ना करें, उनकी उम्र बहुत हो गई है। अगरचे उन्होंने स्कोर ज्यादा नहीं किया, लेकिन वो आखिर तक मर्द मैदान के तौर पर मैदान में मौजूद रहे। उसी ने मैच बना के फिर आसिफ को भी जो हौसला मिला ना, वो उसी की वजह से मिला जब एक सीनियर प्लेयर पीछे खड़ा होता है। एक बात,
शाहीन आफरीदी को विकेट नहीं मिला, लेकिन पहला ओवर उसने मेड इन करके अपना आगाज किया। तो मैं ये समझता हूं कि बुनियादी तौर पे एक कम्बिनेशन का, देखिए जब टीम जीतती है ना तो पूरी टीम की एफर्ट्स के साथ होती है। अच्छा, इसमें अगरचे दो जगह पे मुझे लगा इमाद साहब का जरा थोड़ा सा मुझे गैर संजीदा रवैया लगा। जब आपने चौका मार दिया तो फिर आप उल्टा शॉट मारते हैं, आप तजर्बे करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच पकड़ा सर हफीज का उसने। बिल्कुल ठीक, यानी वो एक टर्निंग पॉइंट था जहां लगा था मुश्किल में आ सकता। खालिद साहब, पाकिस्तानी टीम ने ठीक है, आगे मैचेस में जो भी हो खेल है, जीत भी होती है, हार भी होती है, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने पाकिस्तानी कौम के जज्बात को सही तरह रीड करके पूरी दुनिया को पाकिस्तानी जज्बात का इजहार कर दिया। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, आप हमारे ग्राउंड बंद करें, हम आपको बाहर जाके मारेंगे। देखिए, ये तो एक तो हमने जो न्यूजीलैंड के साथ स्कोर सेटल करना था वो हमने कर दिया। दूसरा ये है राणा साहब के जितनी आसानी के साथ हमने इंडिया से मैच जीता, उससे थोड़ा मुश्किल के साथ बाहर लगा कि हमें न्यूजीलैंड से जो है वो जीतना पड़ा है। और दूसरा जो हाइप थी वो भी इंडिया के साथ जो मैच था उसमें ज़्यादा थी, इसमें भी उस तरह की हाइप जो है वो हमारे मीडिया ने भी उस तरह क्रिएट नहीं हो सकी जिस तरह इंडिया के साथ। दूसरा, जब आप देखें कि मैच जो है जब 5 विकेटों पर आकर फंस गया था तो फिर वो हमारे जो सीनियर थे वही काम आए, और जिस बना पर शुएब मलिक को टीम में शामिल किया गया था वो अपना जो किरदार था उनका, उन्होंने शुएब मलिक ने अपना किरदार अदा किया, और इस जो आसफ की जो उनके साथ जो पार्टनरशिप थी फिर उसकी वही विनिंग कॉम्बिनेशन मैच जो है वो। राणा साहब देखें, आप ना यहाँ जाति कर रहे हैं, हमारी भाभी सानिया मिर्जा को आप क्रेडिट नहीं दे रहे। वो भी जिस तरह करोड़ बैठे बकअप कर रही थी, शेब ने पता है जब वापस गया मैं ना स्कोर किया था, घर मेरी खैर नहीं की, उनको भी क्रेडिट दे। कला शेब नहीं सी, हसन अली भी था। दो बहनों ही खेल रहे थे इंडिया के ग्राउंड के अंदर, दो बहनों। वो सानिया मिर्जा बैठी हुई थे, उनको भी क्रेडिट। अच्छा सर, आप प्रोग्राम का वक्त खत्म, टॉप ट्रेंड भी हमारा पाकिस्तान न्यूजीलैंड के हवाले से था और पूरी कौम ने इस पे किया। मेरा ख्याल है मोर देन 2 लाख से ज़्यादा इस पे रिट्वीट हुए, बड़ा मतलब ट्रेंड बना बाकायदा। अच्छा, आप प्रोग्राम के आखिर में ना सर बड़ी संजीदा सी एक सिचुएशन है कि आज मकबूजा कश्मीर में हमारे भाई यौम स्या मना रहे, और हम इस प्रोग्राम में मैं शफीक के, सलमान के, खालिद के और अपने जज्बात का इजहार करते हुए सब ये कह रहे हैं कि जो मकबूजा कश्मीर के हमारे बहन भाई हैं, यकीन करें हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं, हम उन बहनों के गम में बराबर के शरीक हैं जिनके सामने उनके भाइयों को भारतीय फ़ौज उठा के लेके गई, हम उन माओं के दुख में बराबर के शरीक हैं जिनके सामने उनके जवान बेटों को शहीद किया गया, हम उन भाइयों के गम में बराबर के शरीक हैं जिनके सामने उनके बाजुओं को काट दिया गया, उन वालदैन के, हम सब आपके लिए दुआगो हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारा ये यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो आज़ादी का सूरज है वो ज़रूर तलू होगा। आपने जितना खून इन चिरागों में दे दिया है, अब ये चिराग बुझने वाले नहीं हैं। बैरिस्टर सुल्तान साहब जो सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, इस हवाले से उनका एक मैसेज है छोटा सा, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। 27 अक्टूबर वो दिन है जब भारतीय फ़ौजें कश्मीर में दाखिल हुई 1947 में, और आज तक जाबराना गासबाना कब्ज़ा उनका मौजूद है। इसलिए 27 अक्टूबर को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी कश्मीरी मौजूद हैं वो यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं, और मैं ख़ुद भी वो अपना कल 27 अक्टूबर को मैं वहाँ पे मौजूद हूँगा और सारे मुजाहिरीन के साथ, और उस तसलसल को हम 28 को वो ब्रसल्स में, 29 को दी हेग में, 30 को हम पेरिस में ये मुजाहरे करेंगे, और हम मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इज़हार करेंगे। जो भारत वहाँ पे एट्रॉसिटीज़ कर रहा है उसकी कंडेमनेशन करेंगे और दुनिया की तवज्जो कश्मीर पर मबजूल करेंगे। बिल्कुल ठीक। आप नहीं समझते कि भारत शायद ये समझ रहा था कि वो इस तरह दबा के इस मामले को वो कर देगा, लेकिन ये जितना दबाया जा रहा है ये उतना ही तेज़ी से उभर रहा है। दुनिया की तमाम अगर आप सियासी तहरीकों को देखें ना, उसमें ये वाहिद तहरीक है जो कई दिहाइयों से अपने आप को मेंटेन करके रखी हुई है, कश्मीर की तहरीक है। और आप देखिए यहाँ 9 लाख भारतीय फौजी जो है ना वो वहाँ पे मुसल्लत है, और कोई 11,000 औरतें जो है वो मिसिंग हुई हैं, और कोई 23,000 के करीब औरतें जो है जिनको जो विडो हुई हैं यानी बेवा हुई है,
और कोई 11,000 के करीब ऐसी औरतें हैं जिनके साथ जिनसी मतलब ज्यादतियों के वाकयात हुए हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, यूरोपियन यूनियन है, जितने भी इदारे हैं, सब कह रहे हैं कि तारीख की बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इस वक्त मकबूजा कश्मीर में हो रही हैं, लेकिन उसके ऊपर आलमी दुनिया सो रही है, बेहिस है, कुछ नहीं करती, भारत के खिलाफ कुछ नहीं करती। और वो लोग जो कल तक भारत के साथ थे मकबूजा कश्मीर में, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, आज वो भी दिल्ली सरकार के खिलाफ हैं। और जो 35A की और 370 की बात होती है, इन सारी चीज़ों को देखें तो मैं ये समझता हूं कि वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं मकबूजा कश्मीर के लोग कि उनको वहां से आज़ादी मिलनी चाहिए भारतीय तसल्लुत से, तभी ये बात आगे बढ़ सके। मिशाल मलिक आप जानते होंगे और उनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक है मकबूजा कश्मीर से, और यासीन मलिक साहब की अहलिया हैं, और उनका एक इस हवाले से एक शॉर्ट मैंने कहा मैं आप लोगों को शेयर करूं। मिशाल ने क्या कहा है? आज का वो बदकिस्मत दिन है 27 अक्टूबर 1947 को, जब पहली बार हिंदुस्तान ने अपने जुल्म का बाजार गर्म किया मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसकी तपिश आज तक कश्मीरी कौम को जलाती है। आज के दिन जो ब्लैकेस्ट चैप्टर है, ब्लैकेस्ट डे है हमारी हक़ खुदरादियत की तहरीक में, क्योंकि आज के दिन हिंदुस्तान ने शुरुआत की और हमारी जन्नत नज़ीर कश्मीर के अंदर पहली दफ़ा हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी ने कदम रखा और इस जन्नत को एक जहन्नम में तब्दील कर दिया। ये बड़ी बदकिस्मती है कि 74 ईयर्स से जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड और सबसे पुराना मसला है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उसका हल आज तक नहीं मिला, ना ही वो हक मिला कश्मीरियों को जो उनका आज़ादी का हक था। साहब जी, राणा साहब देखिए कि जो भारत के अंदर मोदी सरकार का जो RSS नज़रिए की जो सोच है, उससे पूरी दुनिया में जो अमन है उसको ख़तरा है, इस खित्ते के अंदर जो है वो ख़तरा है, बल्कि इंसानियत को ख़तरा है। हत्ता कि इंडिया के अंदर भी इस सोच को जो है, इंडिया का जो वजूद है उसको भी जो है वो अब ख़तरात इस सोच से जो है मोदी सरकार के इस नज़रिए से, इस सोच से ख़तरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और इस तरह आज जो गासबाना कब्ज़ा जो भारत की तरफ से जो है 27 अक्टूबर 1947 को जो है एक जाली दस्तावेज़ के ज़रिए वहाँ कब्ज़ा किया गया, तो उसके ख़िलाफ़ दोनों अतराफ़ जो कश्मीरी हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी एहतजाज हो रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं या लोग हैं वो इसके खिलाफ जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक मिनट है, मैं चाह रहा हूँ डॉन में जाहिद हुसैन साहब का जो कालम छपा है, आप चाह रहे थे कि उस पर कोई दो जुमले कहने। देखिए, जाहिद साहब पुराने लिखारी हैं और अमूमन लिखते हैं, इंटरनेशनल इशू पे लिखते हैं, आलमी इशू जिस पे जो कि कंसर्न है, जो दुनिया को कंसर्न है हमारे बारे में। फिर उन्होंने TLP के बारे में लिखा है, मुख्तलिफ और दहशतगर्द तंजीमों के बारे में लिखा है कि हमें उनके सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए। ठीक है। और उन्हें एक तजवीज़ दी, और प्राइम मिनिस्टर ने कल जो काबीना की मीटिंग हुई तो वो उन्होंने रिजॉल्व किया कि हम उनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। जो उन्होंने वादा किया था शेख रशीद साहब के साथ के वो पहले अपना रास्ते खोलें फिर बात करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली पूरी कैबिनेट मीटिंग का ये डिसीजन था कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। जाहिद हुसैन साहब ने इस तरफ इशू उठाया है, लेकिन यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने उसको एंडोर्स किया, और उठाना, ये झुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखें FATF देख लें, पूरी आलमी दुनिया हमारे बारे में क्या जो ख्याल रखती है। जब तक हम ऐसी तंजीमों को हम उनको स्नब नहीं करेंगे, उनको खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, तो पूरी दुनिया हमें किस नज़र में देखी ये आप बेहतर जानते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, और एक दफ़ा फिर हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, और इस योम स्याम में उनका हिस्सा हैं, और हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह ज़रूर आज़ादी का सूरज जो है चढ़ेगा। याराने हुनर कहते हैं कश्मीर है जन्नत, याराने हुनर कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी, ये हमारा यकीन है। कश्मीर हमारा है और इंशाल्लाह हम लेके दिखाएंगे। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।